नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मनीष सिंह पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ और हम निःशुल्क शिक्षा अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अलावा और भी अन्य सब्जेक्ट जो GS के अंतर्गत आते हैं सभी को कवर कराने वाले हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि यदि हमारा वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि उनको भी पता चले कि आप किसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये भी बताएं कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। इसके विषय में हम सविस्तार से कुछ दिन बाद चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और MP कांस्टेबल परीक्षा जो कि अभी वर्तमान में स्थगित है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन आज। और मध्य प्रदेश की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, मध्य प्रदेश की सीरीज़ में हमने 2 पठार पढ़ चुके हैं, मालवा का पठार पढ़ चुके हैं और मध्य भारत का पठार पढ़ चुके हैं। आज जो तीसरा पठार है उसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। इसका पठार बुंदेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, आज हम जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करने वाले हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। बुंदेलखंड का जो पठार है उसके बारे में हम थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं कि बुंदेलखंड का जो पठार है, इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका 23,733 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। क्या है जो आपका क्या है बुंदेलखंड का जो पठार है, बुंदेलखंड के पठार का अगर मैं एरिया की बात करूं तो 23,733 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके प्रतिशत की, अर्थात ये मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत हिस्से में फैला हुआ है, तो आप याद रखना दोस्तों, ये जो फैला हुआ है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बुंदेलखंड का जो पठार है, बुंदेलखंड के पठार की स्थिति मध्य प्रदेश में कहाँ पर आती है? लगभग सेंटर में आती है। उत्तर से लेकर पूर्वी वाले इलाके में ये बीच में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? बीच में फैला हुआ है। और जो बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार का बहुत कम हिस्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका लगभग आधा हिस्सा कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो जो बुंदेलखंड का पठार है उसका क्षेत्रफल कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं इसकी प्रतिशत की बात करूं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का 100% में से 7.7% हिस्सा किसका अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं इसके बारे में अन्य। यहाँ की अगर हम बात करें किसकी? चट्टानों की। किसकी बात करें? यहाँ ऊपर की चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर जो चट्टानें आपकी पाई जाती हैं वो कौन सी क्रम की पाई जाती हैं? बिजावर क्रम या विंध्यन क्रम की चट्टान। तो दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार जिन चट्टानों से मिलकर बना है उन चट्टानें कौन सी हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें या क्या बोलते हैं, बिजावर क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड के पठार के बारे में एक बार मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। फिर इसके बारे में फिर आगे की जो चर्चा करेंगे वो बाद में करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, आपका जो है कुछ इस तरह से आपका मध्य प्रदेश क्या है? ये मध्य प्रदेश है। देखिए, मैप में ज़्यादा मत जाइएगा क्योंकि आप पढ़ाई पे जाइए कि आपको पढ़ाया कैसे जा रहा है। ठीक है, यदि आप ये कर लेंगे तो फिर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार कहाँ आता है?
तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार कहाँ आता है। तो मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का पठार है वो कुछ इस तरह का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, और यहाँ पर एक श्रेणी बनी हुई है, और इसी श्रेणी का नाम क्या है आपकी भांडेर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर से ये मालवा के पठार में इस तरह से एक आपकी पर्वत श्रृंखला जाती है जिसका नाम क्या है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला जाती है यहाँ पर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर जाती है, और इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के रीवा पन्ना के पठार में दमोह पर क्या हो जाता है दमोह के आसपास आकर ये विंध्याचल पर्वत का जो हाइट है वो बहुत समतल हो जाती है, और इसी समतल के पास से विंध्याचल पर्वत की दो ऐसी श्रेणियां हैं जिनका नाम क्या है भांडेर श्रेणी, एवं दूसरी श्रेणी यहाँ पर से जाती है, इस श्रेणी का नाम क्या है कैमूर श्रेणी। मैं इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि इनका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भांडेर श्रेणी, क्योंकि अभी मैं भांडेर श्रेणी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो भांडेर जो श्रेणी है वो रीवा पन्ना के पठार और किसके बीच में बुंदेलखंड के बीच में स्थित है, पन्ना के आसपास में, और यहीं पर एक श्रेणी है पर्वत श्रेणी जो सर्वोच्च शिखर है इसी भांडेर श्रेणी में, उस सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी चोटी, इसी भांडेर श्रेणी में कौन सी चोटी स्थित है सिद्ध बाबा की चोटी। और इस सिद्ध बाबा की चोटी की जो हाइट है वो आपकी है 1172 अर्थात 1172 मीटर इसकी हाइट है सिद्ध बाबा की चोटी की। कहाँ पर स्थित है सिद्ध बाबा की जो चोटी है, सिद्ध बाबा की चोटी भांडेर श्रेणी में स्थित है, और यही जो है सिद्ध बाबा की चोटी ही बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची सर्वोच्च क्या है चोटी है। समझ में आया। बुंदेलखंड के पठार के सर्वोच्च शिखर की अगर पूछा जाए तो 2016 की कांस्टेबल परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब 2016 कांस्टेबल परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी पर्वत चोटी है। तो दोस्तों आप याद रखना बुंदेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो भांडेर श्रेणी पर स्थित चोटी है जिसका नाम है सिद्ध बाबा, और इसकी जो हाइट है वो 1172 मीटर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। कौन सा पठार कहलाता है, ये वाला जो हिस्सा है ये बुंदेलखंड का पठार है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वाला जो हिस्सा है आपका ये भिंड का कुछ हिस्सा लगता है जिसका लाहर तहसील जो है, भिंड की लाहर तहसील इसके अंतर्गत आती है। भिंड के नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इसका नाम क्या है दतिया। दतिया के नीचे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है शिवपुरी, और शिवपुरी के नीचे वाला जो हिस्सा है ये किसका है गुना का। यहाँ पर का जो हिस्सा है हल्का सा ये जो हिस्सा है ये कौन सा है सागर डिस्ट्रिक्ट का है। देखो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले जो जिला आता है भिंड का कुछ हिस्सा आता है। मैंने आपको पहले भी जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मैं जब पठारों के बारे में जिले के नाम बताऊंगा तो जिले का मतलब यहाँ पर यह होगा कि वह जिला या तो पूर्ण रूप से शामिल होगा अर्थात पूरा का पूरा जिला इस पठार के अंतर्गत आएगा, या तो उसका कुछ हिस्सा अर्थात आंशिक भाग उसका किसके अंतर्गत आएगा इस पठार के अंतर्गत आएगा। तो यहीं पर से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बुंदेलखंड का जो पठार है, बुंदेलखंड का पठार के अंतर्गत भिंड डिस्ट्रिक्ट की लाहर तहसील जो आती है वो आती है। उसके अलावा जो दतिया डिस्ट्रिक्ट है आपका, दतिया डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। उसके नीचे शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट आता है जो कि पश्चिम में किससे राजस्थान से सीमा साझा करता है, जबकि पूर्व में किससे साझा करता है उत्तर प्रदेश से साझा करता है अपनी सीमाएं। उसके नीचे एक डिस्ट्रिक्ट है गुना। गुना का बहुत कम हिस्सा किसके अंतर्गत आता है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। कुछ हिस्सा सागर जो कि यहाँ पर स्थित है, सागर का बहुत कम हिस्सा किसके अंतर्गत आता है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको मालूम है यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है निवाड़ी। कौन सा है निवाड़ी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर निवाड़ी। और यहीं पर स्थित एक और जिला है जिसका नाम क्या है टीकमगढ़। मैं यहाँ लिख देता हूँ टीकमगढ़। ठीक है, कौन सा जिला है टीकमगढ़ है। और यहाँ पर जो जिला स्थित है इस जिले का नाम क्या है छतरपुर
और इसी छतरपुर के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट लगता है जिसका नाम क्या है, पन्ना। और पन्ना का बहुत कम हिस्सा, अर्थात ये भांडेर श्रेणी वाला जो हिस्सा है वही हिस्सा पन्ना का किसके अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों समझ में आ गया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत है। भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, सागर का कुछ हिस्सा, छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, पन्ना के बाद टीकमगढ़ एवं यहाँ पर निवाड़ी। तो ये वाला हिस्सा किसके अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ये कौन सा, मध्य प्रदेश का। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो मैं यहाँ पर से कुछ चीज़ें रेश कर रहा हूँ, मैं ये मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश, ये तो मध्य प्रदेश के जिले मैंने बता दिया। बुंदेलखंड का पठार का लगभग 40% हिस्सा मध्य प्रदेश में स्थित है, बाकी हिस्सा किधर है, बाकी हिस्सा उत्तर प्रदेश में शामिल होता है। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर से क्या, ललितपुर, यहाँ पर आता है आपका झांसी, और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है बांदा, और एक और डिस्ट्रिक्ट लगता है हमीरपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश का ललितपुर, झांसी, बांदा एवं हमीरपुर किसके अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। अर्थात बुंदेलखंड का विस्तार भी कितने देश राज्य में है, मध्य प्रदेश एवं किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के इसी पठार में बुंदेलखंड के पठार की कुछ चीजें हम और समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए, समझिए, मध्य प्रदेश का जो ये हिस्सा है, कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी आकृति चंद्राकार, ध्यान से देखिए, अर्धचंद्राकार लग रहा है, अर्धचंद्राकार की तरह दिख रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार की जो आकृति है वो किस तरह की है, अर्धचंद्राकार की पठार की। कैसी आकृति है, अर्धचंद्राकार, मतलब आधे चांद की भांति क्या है इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है, किसका, बुंदेलखंड के पठार का। अब मैं बात करता हूँ दिशाओं के बारे में। हम सभी दिशाएं में बता रहे हैं आपको। अगर इसकी एवरेजन हाइट की बात करूँ तो इसकी जो हाइट है वो 400 मीटर के आसपास आती है। कितनी आती है? इसकी जो औसतन गहराई है, ऊंचाई है, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी आती है? इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 400 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं इसके पूर्व पश्चिम में कौन सा है। तो बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में कौन स्थित है? मध्य भारत का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? मध्य भारत का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? मध्य भारत का पठार स्थित है। बुंदेलखंड के पठार के पश्चिमी इलाके में कौन सा पठार स्थित है? मध्य भारत का पठार स्थित है। अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो आपका कौन सा, यहीं पर अगर मैं बात करूं कि बुंदेलखंड के पठार में उत्तर में कौन सा पठार स्थित है, तो बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में यमुना का मैदान स्थित है। कौन सा मैदान स्थित है? यहाँ पर कौन सा मैदान स्थित है? यमुना का मैदान स्थित है। अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड के पठार के पूर्वी इलाके में कौन सीमा बनाता है, तो कौन सा सीमा बनाता है? सबसे पहले तो आप जवाब देंगे कौन? भांडेर श्रेणी सॉरी, भांडेर श्रेणी। और यदि भांडेर श्रेणी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रीवा पन्ना का पठार, तो आपका आंसर क्या होगा? रीवा पन्ना का पठार। क्योंकि रीवा पन्ना का पठार कुछ इस तरह से यहाँ पर फैला हुआ है। ये वाले इलाके में कौन सा पठार फैला हुआ है? रीवा पन्ना का पठार फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण में, तो बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण में जो स्थित है वो आपका कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। तो दोस्तों, बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में मध्य भारत का पठार स्थित है। बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण में मालवा का पठार स्थित है। बुंदेलखंड पठार के
पूर्व में कौन सा भांडेर श्रेणी स्थित है। अगर भांडेर श्रेणी ऑप्शन में नहीं है और रीवा पन्ना का पठार है तो रीवा पन्ना के पठार को आप ऑप्शन में देख, अगर है तो उसको आंसर सही कर सकते हैं, वो आपका आंसर सही होगा। रीवा पन्ना के पठार को ही विंध्यन कगार क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीवा पन्ना के पठार को ही क्या कहा जाता है? विंध्यन कगार क्षेत्र भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं उत्तर में, तो उत्तर में यमुना का जो मैदान है, यमुना का जो कछारी भाग है, वो किसकी सीमा बनाता है? बुंदेलखंड के पठार की सीमा में कौन स्थित है? उत्तर में यमुना का मैदान स्थित है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बुंदेलखंड के पठार की कुछ अन्य विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं। तो बुंदेलखंड के पठार की कुछ अन्य विशेषताएं, क्या विशेषता है? तो इसकी जो सर्वोच्च शिखर है, मैंने आपको बताया जो सर्वोच्च शिखर है इसका कौन सा है? इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? सिद्ध बाबा चोटी। कौन सी चोटी स्थित है? सिद्ध बाबा। और ये जो सिद्ध बाबा चोटी है, इसकी जो हाइट है, कौन सी चोटी है? बुंदेलखंड के पठार के सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 1172 मीटर है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये याद रखना आपको, भांडेर पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। बुंदेलखंड के पठार की अगर मैं वर्षा की बात करूं तो यहाँ जो वर्षा होती है बुंदेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में जो वर्षा होती है, ये वर्षा होती है लगभग 75 से 130 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 75 से 130 सेंटीमीटर होती है। कुछ बुकों में 130 दिखाता है और कुछ बुक की अगर मैं बात करूं तो कुछ बुक यहाँ पर 130 न लिख करके क्या लिखती हैं? आपका वर्तमान समय के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 112 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो बुंदेलखंड के पठार की जो औसत वर्षा है वो 75 से 112 सेंटीमीटर है। यहाँ की अगर मैं फसलों की बात करूँ, किसकी बात करूँ? फसलों की बात करूँ तो यहाँ की प्रमुख फसल वैसे तो ज्वार है, लेकिन यहाँ पर गेहूं की भी खेती की जाती है। समझ में आया? क्या किया जाता है? वैसे तो बुंदेलखंड के पठार की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? ज्वार है, लेकिन यहाँ पर क्या पाई जाती है? गेहूं की खेती पाई जाती है। इसी बुंदेलखंड की पठार की बात करूं तो यहाँ का एक नृत्य है राई, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो बुंदेलखंड का पठार है, यहीं पर एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है राई है, और यही राई क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चल आगे बढ़े। आगे समझिए, ये जो बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार की कुछ और विशेषताएं, जैसे यहाँ पर की जो मिट्टियाँ हैं, यहाँ पर की जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है? यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी कौन सी? लाल प्लस पीली मिट्टी। और जब ये लाल प्लस पीली मिट्टी को मिलाया जाता है तो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? आपकी दोमट मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? दोमट मिट्टी पाई जाती है। अर्थात बुंदेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यही बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत विंध्यन क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन विंध्यन क्रम की चट्टानों में पन्ना के पास में आपका हीरा भी पाया जाता है। समझ में आया? कहाँ पर पाया जाता है? जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों में बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत पन्ना वाला कुछ हिस्सा आता है। उसी पन्ना वाले हिस्से में आपका क्या पाया जाता है? जो सबसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ है आपका क्या है? हीरा। यही वहाँ पर पाया जाता है। समझ में आया? यहाँ तक इसकी लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और यहाँ पर की अब एक और विशेषता है, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। फिर अगला जो क्लास होगी हमारी वो रीवा पन्ना के पठार से रिलेटेड। तो समझिए, बुंदेलखंड के पठार में याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली जो नदी घाट क्या बोलते हैं, नदी जोड़ो परियोजना, कौन सी नदी की जोड़ो परियोजना है? केन बेतवा। कौन सी नदी परियोजना है? केन बेतवा लिंक परियोजना।
आपको मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो नदी जोड़ो अभियान चलाया गया, और उस नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत जो पहली लिंक परियोजना है वो केन बेतवा लिंक परियोजना किस पठार के अंतर्गत आती है? आपके बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आती है। किसके अंतर्गत आती है? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ तक आपका सब क्लियर हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियोस ज़रूर पसंद आए होंगे। ठीक है, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी उत्साहवर्धन होता है। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं इस पठार के बारे में कि बुंदेलखंड के पठार से कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे कौन सी है? बेतवा नदी है, केन नदी है, धसान नदी है। ये प्रमुख नदियां ऐसी नदियां हैं जो बुंदेलखंड के पठार से निकलती हैं। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर से बहती हैं? ये बहती हैं बेतवा, केन एवं धसान नदी कहाँ पर बहती हैं? बुंदेलखंड के पठार में बहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को शुभकामनाएं। और अगला जो वीडियो होगा वो रीवा पन्ना के पठार से रिलेटिव होगा, हम उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल की कैसे तैयारी की जानी चाहिए हम उसके बारे में भी एक बार वीडियो बनाएंगे आप लोगों को। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।